आपने एक था टाइगर किया, गोपी आर्या का किरदार, फिर टाइगर जिंदा है में आप नहीं थे नहीं नहीं, 2 भी मुझे ऑफर हुई थी। हाँ। बट जब पार्ट 2 का आया स्क्रिप्ट, रोल मेरा पहले वाले से भी छोटा और पैसे जो ऑफर कर रहे हैं वो पहले वाले से भी कम। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तो फिर वो मेरे मना कर दिया था। 3 में व्हाट हैपेंड इज, ये टाइम पे इट हैज, आई थिंक मैन वुमन रिलेशनशिप जनरली इज गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। कहीं पे बीवी ने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हस्बैंड को मरवा दिया, कहीं पे हस्बैंड ने अपनी फैमिली के साथ इसको मार दिया। एनीवे आई एम अनलकी इन लव एंड राइट नाउ नॉट अ गुड टाइम फॉर लव एनीवे। बम्बल पे प्रोफाइल डाली है वो ये कहने के लिए कि कोई मिल गया मेरा दिल गया। मेरे फादर लॉस्ट ऑल हिज मनी एंड हिज एसेट्स इन प्रोड्यूसिंग हिंदी फिल्म्स, तो मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। मैं उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन होती थी 21 साल की उम्र से अगर तुम घर में पैसे नहीं दोगे, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो तुम घर में नहीं रह सकते। मैंने जॉब शुरू कर दी थी टीवी में, मेरी पहली जॉब। फिल्मोग्राफी की आपकी बात कर रहे थे ना, मतलब गिने चुने नाम होंगे उसमें। जी। तो क्या ये यही रीज़न है कि ये इंटेंशनल था कि मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा कम करना है, या फिर आपको ऐसे ऑफर्स मिले ही नहीं ज़्यादा? मेन स्ट्रीम ने कभी मुझे तो गोदी उठाया ही नहीं, जैसे बहुत सारे दूसरे बच्चों को उठाया। खोसला का घोंसला शूट होने तक आई वॉज नॉट श्योर। माई मदर पास्ट अवे 2003, सो दैट वॉज लाइक अ रियली डार्क फेज ऑफ माई लाइफ। और वो फेज तक भी मैं कन्विंस्ड नहीं था इफ आई शुड कंटिन्यू एक्टिंग और नो। तो कहते हैं ना कि मरने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने निकलती है, वो नितिन ने ऑलरेडी करवा दिया है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। मैं हूं नितिन और आज हमारे साथ वो एक्टर हैं जिन्हें आपने करवी हवा, तितली, भेजा फ्राई, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, तब्बर, सेक्रेट गेम्स जैसे कमाल के वेब शोज और फिल्म्स में देख रखा है। एंड अ प्रोड्यूसर, अ वीजे एंड एक्टर, रणवीर शोरी। रणवीर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। बट प्रोड्यूसर ना कहें, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा मैं प्रोड्यूसर हूँ। बट आपने किया है प्रोडक्शन का काम भी, जब राइट? चैनल वी में मैं काम जहाँ करता था वहाँ प्रोड्यूसर का मतलब होता था नॉन फिक्शन को डायरेक्ट करना। अच्छा जैसे ये शो हो, इसको जो आपको जो भी डायरेक्ट कर रहे हैं जी। उनको प्रोड्यूसर का टाइटल मिलता था। ओह, बट हमारे यहाँ पे लोगों को नॉर्मली जो प्रोड्यूसर, अलग रहता है। उनको लगता है कि फिल्म प्रोड्यूस करने वाला जिसके पास जिनके पास बहुत पैसे हैं। पैसे हैं, जो ओन करता है पूरा कॉपीराइट, वो है प्रोड्यूसर। नहीं, मैं मजदूर हूँ मैं। बट रणवीर, आपने कभी सच में ऐसा नहीं सोचा कि एक प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर अपने आप को लॉन्च करे, क्योंकि आपके मेरे फादर फादर प्रोड्यूसर वो भी थे, प्रोड्यूसर तो थे। हाँ, नहीं मैंने एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस उसका देखा है। बिकॉज मेरे फादर मतलब ही लॉस्ट ऑल हिज मनी एंड हिज एसेट्स इन प्रोड्यूसिंग हिंदी फिल्म्स, तो मैं उनसे दूर ही रहता हूँ मैं। तो आपने 32 साल इस इंडस्ट्री में और लगभग 27 साल एज एन एक्टर गुजारा है। 32 इन द इंडस्ट्री तो सही है, बिकॉज 21 की उम्र पे मैंने काम शुरू कर दिया था। एंड जैसा मैंने कहा था आपको, मेरे फादर बहुत कड़क किस्म के इंसान थे, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन होती थी। हम 3 भाई हैं, तीनों को 21 साल की उम्र से अगर तुम घर में पैसे नहीं दोगे, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो तुम घर में नहीं रह सकते। सो 21 साल की उम्र तक मैंने जॉब शुरू कर दी थी टीवी में, मेरी पहली जॉब। और क्या था सवाल आपका? और कितना, 23 साल आई थिंक 2002 में आपने नहीं, join तो किया था? 23 नहीं। सो पहले अराउंड आई थिंक पहले 5-6 साल तो मैं सिर्फ बिहाइंड द कैमरा ही कर रहा था। फिर उसके बाद 2-3 साल बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट, जी, जब मैं कर रहा था शो चैनल बी का, उसका नाम था आउट देयर, आउट देयर। जो मेरा पहला ऑन कैमरा प्रोफेशनल शो था। सो वो 2-3 साल जो थे, मैं प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर भी था और को होस्ट, या जो भी शो का, तो रिपोर्टर कहते थे, रिपोर्टर। अच्छा, रोविंग, मेरा पहला टाइटल था रोविंग रिपोर्टर रणवीर। RR। सो तो दैट वाज, 2-3 साल पीछे और आगे किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे का छूट गया, आज आगे आगे ज़्यादा इन फ्रंट ऑफ थिएटर भी शुरू कर दिया। थिएटर से फिर मुझे फिल्म एक मिल गई, एक फिल्म से दूसरी मिल गई, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता बिहाइंड द कैमरा छूट ही गया। बट इससे मुझे एक सवाल और दिमाग में आ रहा है कि क्या यही रीज़न है, अभी जो हम फिल्मोग्राफी की आपकी बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छी फिल्में उसमें, करवी हवा, तितली, भेजा फ्राई, ट्रैफिक सिग्नल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जो कॉमर्शियल या मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा का हूँ वो काफ़ी कम है। आपने टाइगर किया है, सिंग इज किंग,
चांदनी चौक टू चाइना, मतलब गिने चुने नाम होंगे उस। जी तो क्या ये यही रीज़न है कि ये इंटेंशनल था कि मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा कम करना है, या फिर आपको ऐसे ऑफर्स मिले ही नहीं थे ज़्यादा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आई टेल यू, मेन स्ट्रीम की तरफ जाने का आइडिया यही था कि जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि बॉक्स ऑफिस रियली मैटर्स। कि जो एक्टर स्टार बन जाता है, मीनिंग जेन्युइन स्टार, नॉट जो आजकल तो हर कोई मार्केटिंग करके भी स्टार बन जाता है, बट आई एम सेइंग जेन्युइन बॉक्स ऑफिस स्टार, जिनकी फिल्म लगती है तो ऑडियंस जाती है देखने, वो एक्चुअली गेट्स टू, दैट गाय गेट्स टू डिसाइड कौन सी फिल्में, किस तरह की फिल्में बनती हैं, नहीं बनती। तो वो एक हमेशा एक मिराज आप कह लीजिए रहता है कि मैं बॉक्स ऑफिस सक्सेस कैसे पाऊँ। ये तो मैं बोल भी चुका हूँ कि बॉक्स ऑफिस में मेरी आई हैव utterly not managed to create any box office credit in मतलब what I'm saying. Yes. They are very very few and very lucky people who manage that. उस मामले में मेरी किस्मत has not been good. But short of that, at least मैं अपने कुछ वादे तो कोशिश की है कि आई शुड स्टिक विद देम। जैसे किस तरह की फिल्में आप चूज़ करते हो ज़्यादा, किस तरह के रोल्स, किस तरह आप उनको इंटरप्रेट करते हो, इन चीज़ों में कोशिश की है। सो द मेन स्ट्रीम का बेसिकली यही था कि एक आई वुडंट लाई, पैसे भी मैटर करते थे, और ये भी था कि अगर मेन स्ट्रीम में मेरा कुछ इक्विटी बनता है, कुछ कहीं से मेरा अगर कुछ बॉक्स ऑफिस क्रेडिबिलिटी बनता है, देन आई मस्ट मेक इट, बिकॉज दैट विल हेल्प इन व्हाट आई वांट टू डू। ट्रू। सो और ये भी है, उसके बाद मेन स्ट्रीम मुझे ज़्यादा ऑफर्स भी नहीं, ज़्यादा मेन स्ट्रीम ने कभी मुझे तो गोदी उठाया ही नहीं, जैसे बहुत सारे दूसरे बच्चों को उठाया। तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी क्वाम्स विद दैट, बट मेन स्ट्रीम का वॉज ऐसा नहीं था कि मैं कभी पट्टी बांध के पहुंच गया, बट इट वॉज अ कॉन्शियस चॉइस। बट फिर उस वक्त आपने ये सोच लिया था कि अब जैसे एक्टिंग में आ गए हो, तो आपको एज एन एक्टर ही आगे अपने कैरियर को लेके जाना है, या फिर उस वक्त भी था कि चलो ये काम मिल नहीं, गया? पहली 3 फिल्मों तक आई थिंक खोसला का घोंसला शूट करने के बाद जिस्म हो चुकी थी। खोसला का घोंसला शूट, जिस्म भी आई थिंक सेम ही ईयर आई थी, 2002 में आई थी शायद। नहीं जिस्म बाद में आई होगी ना, ऑब्वियसली। सो खोसला का घोंसला शूट होने तक आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल एक वो भी चल रहा था, बुरा टाइम भी चल रहा था। माय मदर पास्ड अवे 2003, so that was like a really dark phase of my life, और वो फेज तक भी मैं कन्विंस्ड नहीं था if I should continue acting or no, or go back to doing something behind the camera, directing non-fiction, maybe even stepping into directing fiction. फिर लेकिन उसके बाद जब मतलब आफ्टर टॉकिंग टू माई फैमिली एंड ऑल एंड माई क्लोज फ्रेंड्स, जब मैंने कोर्स किया वहाँ पे अटलांटिक थिएटर कंपनी में एक्टिंग का यूएस में, मेरा भाई मुझे यूएस ले गया था वो टाइम पे, बिकॉज मेरा यहाँ पे आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट हियर, हर तरफ से, इमोशनली, फाइनेंशियली। दैट वाज व्हेन आई हैड डिसाइडेड कि नहीं, नाउ आई विल गिव एक्टिंग अ शॉट। मतलब वो था एक मोमेंट जहाँ आप कहते हो कि नहीं, अब मैं चाहे गिरूं चाहे उड़ूं, आई हैव टू डू दिस। वो वहाँ हुआ था। तब खोसला सिर्फ शूट हुई थी, लगी नहीं थी। लगी तो फिर मैं वो कोर्स करके फिर वहाँ ऑडिशंस हुई। फिर यहाँ से मुझे विनय का फ़ोन आया कि यहाँ पे ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, एक शो शुरू हो रहा है, नया कर रहे हैं, तो आप यू कम बैक। तो फिर मैं वापस आया, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो शुरू हुआ, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो स्टार्टेड डूइंग वेल। यस। और उसी दौरान 2006 में लग गई खोसला, और उसके एक हफ्ते बाद एक और फिल्म जो मैंने शूट की थी वापस आके, प्यार के साइड इफेक्ट्स। दोनों एक हफ्ता दूरी पर लगी 2006 में, बट दैट चेंज्ड माय लाइफ, बिकॉज दोनों फिल्में हिट हुई, दोनों फिल्मों में मेरा काम नोटिस हुआ। बट वो टाइम से आज का टाइम
कभी कभी ऐसा भी हुआ कि साल 2 साल मैंने काम नहीं किया, बट बाय एंड लार्ज मेरी आइडेंटिटी एज एन एक्टर वहाँ से बन गई। मुझे याद है मैंने पहली बार आपको प्यार के साइड इफेक्ट्स में नोटिस किया था। जी, मैंने घोंसला घोंसला बाद में देखा था तो वैसा था। हालांकि घोंसला घोंसला इज शॉट बिफोर प्यार के साइड इफेक्ट्स, और आप यू कैन टेल द डिफरेंस बिकॉज घोंसला का घोंसला में मैं बिल्कुल कांगड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, और प्यार के साइड इफेक्ट्स में मैंने फिर थोड़ा बल्क अप किया हुआ है। हाँ, बट रणवीर, मैं जो अभी आप पूरी जर्नी में भाई मेरा तो पूरा फ्लैशबैक करवा दिया आपने लाइफ का। मुझे लगता है अब मैं चलूं, कहते ना कि मरने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने निकलती है, वो नितिन ने ऑलरेडी करवा दिया है। नहीं, अब ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस मैं ये इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जो मीडिया होती है, हालांकि हम भी उसी फील्ड से हैं, बट मीडिया काम ये करता है कि हाँ, मीडिया जानती सब है, जानती सब है। एडिट कैसे करती है सवाल वो है। एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाहता हूँ मैं कि तो मीडिया नहीं, एडिटर भाई। एडिटर जो होता है ना, असली वो होता है, चाहे प्रेस हो, चाहे आपका जो मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, असली पावर एडिटर की होती है। बट मैं वही जानना चाहता हूँ, जैसे एडिटर वो निकाल लेते हैं जो मसाला उनको चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे आपने वो बताया कि हाँ आपकी माता जी की डेथ हो जाती है, या फिर आपका जो भी चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उन सब चीज़ों को लेकर वो न्यूज़ बना देते हैं। बट एज अ ह्यूमन बींग जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो क्या आपके मन में ये कभी आ रहा था कि यार ये सब लाइमलाइट से दूर हो जाता तो शायद इतनी सारी चीज़ें हर इंसान की लाइफ में होती है, बट इतनी नहीं वो लाइट में आती, मुझे इतना नहीं झेलना पड़ता, तो कहीं मैं ये सब चीज़ें छोड़ कर चले जाऊँ? हाँ, बहुत बार लगा, ऐसा नहीं है। मेरे दोनों, माय ओल्डेस्ट ब्रदर, ही ट्राइड एक्टिंग, थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर हिम, बिजनेस में चले गए वापस। मेरे जो दूसरे भाई हैं वो भी बिजनेस करते हैं। तो बहुत बार मुझे भी ऐसा लगता था, बट वही है, आई डोंट नो। अब जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे याद है, यू नो, माय फादर वाज अ, ही वॉज नॉट अ बिग प्रोड्यूसर, ही वॉज अ स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर, बट उनकी ना जो ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन में बहुत एक्टिव थे। तो वहाँ उनकी काफ़ी दुश्मनियाँ बनी, यू नो उस चक्कर में। हालांकि हम कहते भी थे अपने फादर को, बट माई फादर वॉज नॉट द काइंड ऑफ गाय हु वुड लिसन। तो उस चीज़ पे भी हमारी अनमन होती थी कि क्या फ़ायदा ऐसे ही दुश्मनियाँ बना के, वो भी इन चीज़ों में। ठीक है, ही हैड हिज ओन रीजंस, I am not saying he was wrong or right, or that he was a saint or any such thing. तो उस चीज़ से मेरा शुरू हुआ था, कि मेरी मोटिवेशन टू वर्क इन दिस फील्ड, कि जब मैं छोटा था तो मैं जो ट्रेड मैगजीन्स होते हैं ना, उसमें फुल पेज के एड्स आते थे यार मेरे फादर के नाम के। अच्छा। हाँ, मतलब एक दूसरे को लानत दे। अरे वो अच्छा, ऐसा इनका इतना गंदा इलेक्शन होता था। तो वो मेरे को एक्चुअली दैट वाज द रीज़न आई यूज्ड टू फील कि नहीं, आई मस्ट प्रोडिगल सन टाइप के, नहीं मेरे को आई मस्ट सेट दिस राइट। आई डोंट नो, ये सब जवानी की डिसीजन है भाई, ये बुढ़ापे में नहीं समझ आते। खैर, फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, आपके कॉमर्शियल फिल्म की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम फिल्म की बात। टाइगर, आपने एक था टाइगर किया, गोपी आर्या का किरदार, फिर टाइगर जिंदा है में आप नहीं थे जितना मुझे याद आ रहा है, फिर टाइगर 3 में आप वापस आते हो, बट आपके किरदार को मार दिया जाता है। कभी आदित्य चोपड़ा से या वायरस से ये बात हुई कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, 2 भी मुझे ऑफर हुई थी। 2 में उन्होंने जो पहला था, हालांकि पहली जब बनी तो जब मैं स्क्रीनिंग पे गया, यश जी थे, सलीम साहब थे, उन्होंने भी मेरी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम किया तुमने, और मैं भी खुश यार। बट जब पार्ट 2 का आया स्क्रिप्ट, रोल मेरा पहले वाले से भी छोटा और पैसे जो ऑफर कर रहे हैं वो पहले वाले से भी कम। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो यार, इफ माय रोल वाज अप्रिशिएटेड, मेरा रोल बढ़ना चाहिए, नहीं यही है। तो फिर वो मैंने मना कर दिया था। 2 में दे आया था, आई रिफ्यूज्ड इट। 3 में व्हाट हैपेंड इज गिरीश जी पास्ड अवे, गिरीश कर्नाड। सो टाइगर की जो ओरिजिनल टीम थी उसमें मैं ही बचा था, गिरीश जी थे और मैं थे। तो इस बार भी मुझे कि रोल जो है, वो आपको रोल पता ही है, आपने देख लिया, अब तो आई कैन टॉक अबाउट इट नाउ, अब तो कोई स्पॉइलर नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ।
मैंने कहा तुम मुझे वापस बुला रहे हो मारने के लिए? हाँ, कहते हाँ। मुझे पहले तो मुझे भी चोट लगी, फिर मैंने कहते ना वो एक उसमें गुस्से में आकर कि ठीक है मैं अपने कैरेक्टर को मौत देने आ जाऊंगा कि अगर तुम ये इज्जत दे रहे हो इस कैरेक्टर को, मरने के लिए मैं आ जाऊंगा। तो मैं, और अब पैसे उन्होंने इस बार मैंने ठीक ठाक लिए, नॉट ज़्यादा, ठीक ठाक पैसे लिए, कैरेक्टर मारने के लिए मैं चला गया क्योंकि उसकी जो मौत थी हाँ उसकी जो मौत थी वो रिमाइंडेड मी ऑफ फर्स्ट का एंड ओह। कि गोपी आर्या का जो कैरेक्टर है वो अपनी इंटेग्रिटी से मरता है। रणवीर, इतनी लंबी बायोग्राफी में इतनी लंबे टाइम आपने स्पेंड किया है, इसमें डेफिनेटली कुछ काम ऐसे रहे होंगे जो आपने शायद मेंशन भी किया है कि हाँ जब आप 100% कन्विंस नहीं रहते हो अपने किरदार या स्टोरी से, बट आपको करना पड़ता है फॉर वॉट एवर रीजन्स कि हाँ चलो पैसे के लिए, रेंट पे करना है आपको, खाना रखना प्लेट पे, सब चीज़ें पैसे के लिए होता है। और कुछ होता है जैसा मैं कह रहा था रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी। हाँ, कि किसी के लिए कैमियो करना है, दोस्त के लिए या ऐसा, वो भी होते हैं। बट जब आप मन में आप 100% कन्विंस ना हो किसी किरदार को लेके या 100% श्योर ना हो उस स्क्रिप्ट को लेके, तब एज एन एक्टर कितना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ में अपना 100% एफर्ट डालना और 100% जेन्युइननेस के साथ काम करना। उसको देन आई टेक दैट एज अ चैलेंज विच इज़ के अनइंटरेस्टिंग है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। हाल मेरी किस्मत अच्छी है, बहुत सारा ऐसा काम लगा ही नहीं। हाँ किस्मत अच्छी है। हाँ, क्योंकि कुछ फिल्में मेरी ऐसी कुछ तो लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा जो बाहर जो पूरी फिल्मोग्राफी जो मेरी रिलीज़ हुई है एवरी फिल्म इज़ ग्रेट ऐसा, और एवरी पार्ट इज़ ग्रेट नहीं है ऐसा, और उससे भी एक स्टेज नीचे है जो उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो लगनी चाहिए थी, नहीं लगी, बट उसमें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो लगी ही नहीं। ये मैं हैरान होता हूँ सोच के, लोग पूरी पिक्चर बनाई और लगाई नहीं या लगी ही नहीं, मार्केट व्हाटएवर सिस्टम की वजह से। मैं हैरान होता हूँ यार। ये मेरे साथ ही हुआ है। मैंने एक शो लिखा था एक OTT के लिए, वो OTT में भी बहुत बड़ी OTT है, शो शूट हो चुका है, रखा हुआ है, बट आ नहीं रहा। फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर हो गया, बट वो रिलीज नहीं हो रहा है, वो रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ, मैं इसलिए कहा ना, दाता है, दाता से हम क्या पूछ सकते हैं जी। बट सवाल अंदर मन में तो भगवान के लिए भी मन में, प्रभु जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा। नहीं सही है। बट ये मूवीज और फिल्म्स के बीच में आपने एक रियलिटी शो किया, फियर फैक्टर, 2014 में किया, हाँ, खतरों के खिलाड़ी, 2014 में शायद, हाँ 14-15 के आसपास किया। 40 का मैं होने वाला था उस साल, मुझे याद है जब मैंने फियर फैक्टर किया। 40 के। बट सर 2012 में आपकी फिल्म आ रही है टाइगर, 2015 में आपकी फिल्म आ रही है तितली, इस बीच में आपको एक रियलिटी शो करने का मन में कैसे ख्याल आया फिर? मैंने बताया ना मैं 40 का होने वाला था। हाँ, बट काम तो आपको रेगुलर मिल रहा होगा उस वक्त। नहीं यार, हर चीज़ ऐसा काम, जैसे 40 का मैं हो रहा था, फियर फैक्टर इज़ नोन फॉर खतरों के खिलाड़ी, तो मुझे उस पर्सनल रीजंस भी होते हैं ना यार, आप कहाँ हो इन योर लाइफ। तब मेरा सबसे बड़ा रीज़न फियर फैक्टर का ये था कि 40 के बाद पता नहीं मैं दिल के दौरे की वजह से ये कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छा। बिकॉज 40 के बाद नाउ यू रीच एन एज जहाँ कहते हैं कि अब आप अपने हार्ट हेल्थ का जरा ख्याल रखो। हाँ। तो मैं तो फियर फैक्ट जो खतरों के खिलाड़ी की शूट खत्म हुई, खतरों के खिलाड़ी की शूट खत्म होने के बाद खुद मैं एक्स्ट्रा वहाँ रुक के साउथ अफ्रीका में अकेला स्काई डाइविंग करके आया था। ओह। बिकॉज मेरा एजेंडा अलग था। मतलब मैं फियर फैक्टर करने इसलिए नहीं गया था कि मेरे पास काम नहीं था, वो मैं बिग बॉस के टाइम पे गया था। फियर फैक्टर में करने गया था कि अब मैं इसके बाद मेरी उम्र शायद नहीं रहेगी ये करने की। हालांकि टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं, वुड दो कोई ऐसा है नहीं, अभी भी मैं जाऊँ, अभी भी स्काई डाइविंग कर लूँगा, टचवुड, अभी भी मेरा दिल ठीक है, हार्ट ठीक है। बट वो टाइम पे मोटिवेशन ये थी सबसे ज़्यादा। अच्छा, बट अभी जो आपने मेंशन किया कि बिग बॉस के टाइम काम नहीं था, आपने ये किसी और तरीके से कहा था कि हाँ 3 महीने के लिए आपके पास स्केड्यूल खाली था, बट 3 महीने नहीं यार, सब पूरा शोज 1 महीने सवा महीने का था। अच्छा, हाँ। बट उसको मैं मेन वाले पे नहीं गया था ना, OTT वाले पे गया था, विच इज़ ओनली 1 मंथ। ओके, बट उसको बहुत अलग तरह से प्रेजेंट किया गया, राइट? क्योंकि मतलब बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हाँ रणवीर के पास काम नहीं है। आपने इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया, कपड़ों को लेके, फैमिली को लेके बहुत सारी चीज़ें सवाल उठी। और बिग बॉस जो है वो इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट ऑफ एवरी पर्सन, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, हर चीज़ होता है। तो जब आप जा रहे थे तो आपके मन में एक ख्याल आया था कि यार कहीं मेरी इमेज
पे कुछ हैम्पर ना हो? यार सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आई हैड नॉट डन माई होमवर्क प्रॉपरली बिग बॉस के बारे में। मुझे बस ब्रॉडली हर फियर फैक्टर के बाद हर साल मुझे ये कॉल करते थे, आप आ जाओ बिग बॉस में आ जाओ, तो मैं हर साल नहीं जाता था। मैंने सुना हुआ था कि बिग बॉस शो है, रियलिटी टीवी शो है, और थोड़ा मतलब कि यहाँ पे झगड़े वगड़े होते हैं ये वो, पर कितने लोग देखते हैं ये मुझे अंदाज़ा नहीं था बॉस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब मैं अंदर गया हूँ इतने लोग देखते हैं मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगता था रियलिटी शो है जहाँ झगड़े होते हैं घर में, क्योंकि बंद हैं लोग तो झगड़े होते हैं खाने पे, इस चीज़ों पे, बट इट इज़ सो ह्यूज, आई डिड नॉट नो। और ऑल्सो आई डिड नॉट नो कि किस तरह वहाँ पे एक एक चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके चीज़ उछाली जाती। जी। मतलब जैसे शोले पिक्चर में उसने सिर्फ करिया बसंती का टांगा कुछ बोल दिया, अब आप सिर्फ बसंती का टांगा चला रहे हो, बाकी पिक्चर कहाँ गया, ठाकुर कहाँ गया, वो सब गांव कहाँ गया, गब्बर कहाँ गया, सब गुल, सिर्फ टांगे की बात हो रही है। जितनी लाइन चाहिए वो निकाल के, वो आउट ऑफ बेसिकली जो मीडिया की इस वक्त जो वर्स्ट गेम है ना, वो बिग बॉस के साथ यू हैव टू फेस। मैं ये समझाऊं बाद में, करने के बाद समझाऊं, पहले नहीं पता था मुझे। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपका सबसे ज़्यादा जो मतलब बहुत ज़्यादा उस पर बातें होती हैं कि हाँ आपके जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो या फिर इंस्टा पे हो, जहाँ भी हो, या आप जो इंटरव्यूज़ में भी बोलते हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार आप बहुत ही रॉ और ऑनेस्ट हो, आप ज़्यादा पीआर की तरह से वो नहीं हो, मतलब जो कहते हैं ना मिन्स करके रख दिया गया कि हाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है पब्लिक में, वो नहीं सोचा है। तो कभी इन सब चीज़ों का वो फियर नहीं रहा कि हाँ भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका बात का बतंगर बन जाएगा क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो ये बात कभी आती है? इसमें भी आपने बहुत ऐसा सवाल पूछा है जिसके बहुत पॉइंट्स हैं। बहुत नंबर वन, क्या मैं सेलिब्रिटी बन के अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता, अपना सच नहीं कह सकता, ऐसे सेलिब्रिटी का मैं अचार डालूंगा? जहां मैं घुट घुट के जीऊं वो सेलिब्रिटी का क्या फायदा? दूसरी बात, सोच समझ के बोलना, पीआर के तरीके से बोलना, ये मैं इसलिए नहीं करता कि करना नहीं चाहिए या लोग करते नहीं, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे आता नहीं, ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं पीआर एजेंसी को दूं, ना मेरे पास इतनी पेशेंस है या इतना टैक्ट है कि मैं ऐसे कैलकुलेट करके चीज़ें बोलूं, मेरे से होता ही नहीं है। मैं पंजाबी पुत्र सीधा जिसका जितना जो है वहाँ दे दिया। और तीसरा, मैं जिस तरह का आदमी हूँ, मेरा होता है जिसके जितने देने हैं हिसाब 0-0। सोक्रात, जैसे सुकरात का था ना, मरते हुए जो जहर का प्याला पीते हुए उसने प्लेटो को कहा था कि मेरा इतने वो बाकी है उसको दे देना, मैं ऐसा आदमी हूँ। और कमिंग फ्रॉम सोक्रात ये भी मैं मानता हूँ कि जो सच बोलना आपका धर्म है, इट बिकॉज आजकल मैं क्या देखता हूँ, लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, सच मत बोल, अगर घाटा हो रहा है या वो तो वो सच कभी निकलेगा ही नहीं, तो फिर सब कुड़ो कि सच क्यों नहीं निकल रहा, या कोई एक हिम्मत करके बोल दो कि ठीक है घाटा है लेकिन सच ये है। सो आई एम सेइंग द ट्रूथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू टू बी एक्सप्रेस्ड। हम सच को कुछ अलग मानते हैं अपने से। सो ये भी एक फिलोसॉफिकल वो भी है कि अगर मैं सच नहीं बोल पा रहा तो क्या है, मैं जो जिंदगी क्या है यार। क्योंकि इस बात में बहुत बातें होती है कि यार सेलिब्रिटीज़ को क्या सच, मतलब हर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही है उन पे अपने थॉट्स रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, बहुत लोग नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कहा ठीक है, सबका अपना उनका हर एक के अपने कर्म है यार। मैं वैसे जी रहा हूँ जैसे मुझे ठीक लगता है, कोई और तरह से जी रहा है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। कोई ऐसा जरूरी नहीं मैं मानता कि जो सबका ठेका है कि हर चीज के बारे में बोलना है, बट जो बोल रहा है उसको तो बोलने दो, जो नहीं बोल रहा ठीक है। आर यू स्टिल ओपन टू डेटिंग एट दिस एज? बिल्कुल यार, मैं तो बम्बल पे प्रोफाइल है मेरी, दोस्तों को बताओ। मैं वही बात पे आया हुआ था क्योंकि मुझे पता है कि लड़कों को नहीं कुछ हाँ अच्छा, क्योंकि कुछ महीने पहले बहुत ही बातें चल रही थी कि रणवीर शोरे अगेन ऑन बम्बल, लोगों को मिल गया था और बहुत वो हो गया था। बट लुकिंग बैक, आपकी जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, डू यू थिंक यू हैव नॉट बिन लकी इन लव, या फिर वो सारी रिलेशनशिप्स
जैसे कोंकणा जी के साथ आपकी शादी थी, वो भी 5 साल चली, तो डू यू थिंक कि हाँ वो एक मोड़ था जिसे वो कहते हैं एक हसीन मोड़ छोड़ दिया गया, या फिर समवेयर यू फील लाइक कि हाँ नहीं, यू हैव नॉट बीन लकी इन लव येट? नहीं नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल फ्लैशबैक में, एक और बार फ्लैशबैक में, आई एम द काइंड हु हैज़ नॉट बीन लकी इन लव, नो डाउट अबाउट दैट। और ये मतलब ये 19 साल की उम्र से मैं आपको बता सकता हूँ। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स, बट इट इज़ ट्रू, आई हैव नेवर बीन लकी इन लव, और अभी भी वही चल रहा है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये टाइम पे इट हैज़, आई थिंक मैन वुमन रिलेशनशिप जनरली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। आई थिंक बिकॉज जो सेल्फ डिफाइंड रोल्स थे आदमी और औरतों के, वो जैसे जैसे रीडिफाइन हो रहे हैं ना, वी आर सीइंग मोर डिस्टेंसिंग बिटवीन मेन एंड वेमेन राइट नाउ, वो जो रिलेशनशिप है। इसलिए आप पढ़ो कितनी कितनी खबरें आ रही हैं हर साइड से। कहीं पे बीवी ने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हस्बैंड को मरवा दिया, कहीं पे हस्बैंड ने अपनी फैमिली के साथ इसको मार दिया। सो नॉट अ गुड, वैसे एनीवे आई एम अनलकी इन लव, एंड राइट नाउ नॉट अ गुड टाइम फॉर लव एनीवे। इस टाइम पे सब अपनी अपनी हेल्थ ध्यान रखो, अपनी बॉडी बनाओ, करियर बनाओ, उस पे ध्यान दो। मेरे केस में तो बच्चा भी है, बच्चा पालो, दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ, उन पे ध्यान दो। मैं उस तरफ इस वक्त ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहा हूँ भाई। बम्बल पे प्रोफाइल डाली है वो ये कहने के लिए कि अगर कभी कोई मुझे मिल गया तो कोई मिल गया मेरा दिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, करियर, बच्चा, अपना पर्सनल ग्रोथ, बहुत ये टाइम, जैसा जब मंदी का मार्केट चल रहा होता है तो वाइज इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता, राइट? तो मेरे हिसाब से इस वक्त मंदी का मार्केट है, कुछ मत लगाओ, अपना ध्यान रखो बस। अभी तो काफ़ी नई चीज़ें भी आ गई है रोमांस में, जैसे कि सिचुएशन से बेंचिंग और क्या क्या चीज़ें हैं अभी तो। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, मंदी का टाइम है। आजकल जमाना वो है जहाँ मतलब बीवी मुड़ के बोल देती है कि एक्स बॉयफ्रेंड भी इज वी आर अ फैमिली, और तुम कुछ नहीं बोल, यू विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग बिकॉज देयर विल बी 10 पीपल सपोर्टिंग देम, सेइंग कि क्या गलत क्या कह रही है। सो ये मंदी का टाइम है, घर पे बैठो, बॉडी बिल्डिंग करो, किताबें पढ़ो। और एक भाई उठ गया तेरा, मैं जा रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग करने। मेरा एक आखिरी सवाल है बिंदिया के बाहुबली के बारे में, ठीक है? मुझे जो 2 चीज़ें कमाल की लगी इस शो में, एक तो कास्ट, सारे मज़े कलाकार भरे पड़े हैं, सौरभ शुक्ला हो या सुशांत सिंह हो, सीमा विश्वास हो या शिवा चड्ढा, बहुत पसंद है मुझे वो, या फिर आप हो। एक अमेजिंग कास्ट। दूसरी चीज़ कि हर सीन में मुझे लगता है कुछ ना कुछ पंचलाइंस आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे डायलॉग्स थे कि हाँ अंगूठा उंगली नहीं होता है, या फिर आपका एक डायलॉग आता है कि भाई दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा है बट दिमाग और आंखें बंद नहीं कर सकता, तो ऐसे कमाल के डायलॉग्स। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस शो की या अपने किरदार की ऐसी कौन सी खास बात लगी जिसकी वजह से आपने ये शो करने का सोचा या डिसाइड किया? मेरा किरदार बिंदिया के बाहुबली में बहुत ही नुआंस्ड और कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। yes. अभी वो पहले सीजन में कितना दिखता है, अभी हो सकता है ज़्यादा ना अभी समझ में आ रहा हो, बट सीजन 2 एंड सब्सिक्वेंट जो ओवरऑल इसका स्टोरी आर्क है कहानी का, वो बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है। और क्या है इस जोन में कि ये जो मतलब स्मॉल टाउन विलेज गैंगस्टर फैमिली, इसका हम लोग बहुत सक्सेस देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट? हाँ, बट एक थोड़ा नुआंस टेक नहीं देखा है हमने अभी तक। बहुत मतलब कहते हैं ना वो जो ब्रॉड स्ट्रोक्स में देखा है हमने, लेकिन उसमें फैमिली के अंदर हाउ जो फैमिली बिजनेस फैमिली वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है, और हर फैमिली मेंबर के कैरेक्टर का वो इंटरप्ले क्या है एज ह्यूमंस, वो आई थिंक इसमें एक्सप्लोर किया होता है। सो हालांकि कहानी बहुत आप कह लीजिए मतलब ब्रॉडली आपको लगेगा कि जस्ट अनदर रस्टिक
crime family drama, but I think it is a slightly more nuanced take. और छोटे का कैरेक्टर जैसा मैंने आपको कहा इज रियली लेयर्ड और मुश्किल था इनफैक्ट, क्योंकि मेरा भी मन करता था कि पूरा वो भौकाल बवाल टाइप कैरेक्टर प्ले करने का, बट एक्चुअली छोटे का कैरेक्टर वो आपको अलाउ नहीं करता। अगर अभी तक आपको नहीं दिख रहा तो आगे दिखेगा। हमने डायलॉग्स की बात की कि डायलॉग्स बहुत पंचलाइंस हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा है इसमें गालियाँ। बट गालियों के बीच भी छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं, जैसे आपका पहला ही सीन, पहले ही एपिसोड समझौता करवाने जाते हो, आप 4-5 गालियाँ देते हो, उसमें बीच में एक वर्ड देते हो चूतियम सल्फेट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें ये राज अमित कुमार जी को श्रेय दीजिए। अच्छा। जिनका इतना ब्रिलियंट दिमाग है, और एंड आई डोंट मीन दैट एज अ स्नाइड कमेंट, जेन्युइनली जो इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस वाज राज, बिकॉज उन्होंने जो उनकी जो क्लैरिटी है, उनकी एक जो इंटेंसिटी है, वो दे आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पूरा टेक उन्हीं का है ये। और ये जो आप जो इन्वेंशंस कह रहे हैं ये भी उन्हीं की हैं। हाँ, ये मैंने केमिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ा था, चूतियम सल्फेट। और बट रणवीर, शो काफ़ी अच्छा था, कास्ट काफ़ी अमेजिंग थी, बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली एज एन ऑडियंस ये फील हुआ कि इस शो का प्रमोशन इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, गिवन कि आपके पास इतनी अच्छी कास्ट है, इतना अच्छा वो है। क्या आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ, आप लोगों में ये डिस्कशंस हुए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं आई कि हाँ ये प्रमोशंस हुए बट हमें पता नहीं चला? देखिए, जो फिल्म का या सीरीज़ का प्रोड्यूसर होता है वो उसका जन्मदाता है, अब वो अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहता है उसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हमारी। मैंने आपको शुरू में ही इस इंटरव्यू कहा था, हम मजदूर हैं, हम मजदूरी करें, हमारे मजदूरी के पैसे हमको मिल जाएं, हम चले जाएं, बिकॉज यही अप्रोच आपको करनी पड़ती है। नहीं तो आप इमोशनली, यही मैं हम दूसरों को भी ये कहता हूँ कि जो हमारी लाइफ की जो रोलर कोस्टर राइड है ना, वो दूसरे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा है। दूसरी हर अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ये काम में ऐसा होता है ना, मैं गया ये धंधा वो है। तो उसमें अब जिसका रोलर कोस्टर है वही देखे। हम ज़्यादा करने जाएंगे तो हम ही मरेंगे उल्टा, हम ना गिर के मर जाएं। सो मैं इतना ही बोलूँगा इस पर। बिंदा के बाहुबली, उसका भी अगर सेकंड सीजन आता है तो we will have something to look forward to, and always loved your work. As a fan I am saying this, I have always loved your work, and we hope कि आप इसी तरह और भी काम करते रहें, हमें और भी एंटरटेन करते रहें। थैंक यू नितिन। I hope you enjoyed our conversation. बहुत, मैंने कहा ना, यहाँ से तो मैं ऐसे लग रहा है वो कर्ज का ऋषि कपूर बन गया। यहाँ से मैं टेंग टेंग टेंग, आपने बैठे बैठे पूरी मेरी जो जिंदगी है वो पूरी मेरी आंखों के सामने नहीं, क्योंकि प्रेजेंट तो मिल ही जाता है इंटरव्यूज में आपके कि हाँ क्या है क्या नहीं हो रहा है। मैं पास्ट जानना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग आपका मोड ऑफ अ साइड, तो वो मैं जानना चाहता था। वही था। ठीक है यार, जिस तरह दूसरे एवरीबडी इज अ बंच ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उस तरह मैं भी हूँ। बस यही है। डेफिनेटली। बट या थैंक यू फॉर रणवीर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। माय प्लेजर, हैड फन, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।